हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इससे पहले जो है वो ऑलरेडी हमने 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो फर्स्ट 4 हेड हैं उस पे उसके मतलब ऑलरेडी जो है वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। सो लिहाजा उनके मतलब हमें दोबारा से अब अगेन एक अलग लेक्चर मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये हमारा रह गया था हेड ऑफ़ इनकम, इनकम फ्रॉम बिज़नेस वाला। तो इसको अब इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। जितने सेक्शन इस वीडियो लेक्चर में कवर हो सके तो उनको आज कर लेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो आज बेसिकली हमने इसके फर्स्ट 3 सेक्शन जो है वो उनको कंक्लूड करना है। सो पहला सेक्शन जो है वो इस हेड से जो डील करता है वो है सेक्शन 18, जिसका टाइटल है इनकम फ्रॉम बिज़नेस। इसके टोटल 4 सब सेक्शन हैं और इसमें बेसिकली जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही बताया गया है कि कौन सी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल करेगी और कौन सी इनकम जो है इसमें नहीं आएगी। सो इसको बेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो सबसेक्शन 1 कहता है द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head income from business। so basically वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फॉलोइंग इनकम है ना, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अंदर फॉल करती हैं। लेकिन अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, मतलब उस इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता। जैसे कि आपको आगे सेक्शन 40 से 55 जो है वो जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम है और जो और अदर जो इनकम है ना, कुछ इनकम है जैसे कि प्राइज मनी वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स हैं। तो वो कह रहे हैं उनको छोड़ के वो बिजनेस इनकम के हेड में फॉल नहीं करेगी। बाकी ये जो फॉलोइंग इनकम है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अंदर आती हैं। लेकिन जो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है वो आप लोगों ने जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो ना अपनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ अ बिजनेस, उसको कैलकुलेट करते हुए उस एग्जेम्प्टेड इनकम को ऐड नहीं करना। सो बेसिकली कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल करती है, इसमें नंबर 1 क्लाउज ए में ये बताया गया है कि जो भी आप बिजनेस द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ ईयर, मतलब टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर अगर किसी पर्सन ने कोई भी बिजनेस किया और उस बिजनेस से उसे कोई भी मुनाफा हासिल हुआ, तो वो जो मुनाफा है ना वो प्रॉफिट एंड गेन वो बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर एक मिस्टर यूसुफ हैं, उनकी मोबाइल शॉप है, उसके लिए उन्होंने 20 लाख का जो है वो माल ख़रीदा और मतलब उनकी परचेज़ जो है वो 20 लाख की है और सेल उन्होंने की है 30 लाख की। अब जो सेल माइनस परचेज़ आप करो, क्योंकि देखो ना 20 का सामान ख़रीदा था तो 20 का तो नहीं ना बेचा, उस पर से ज़्यादा उन्होंने करके बेचा, 30 का बेचा। तो मुनाफा उनका जो है 30 माइनस 20 यानी 10 लाख का उनका मुनाफा हुआ। तो ये जो बिज़नेस से उन्हें मुनाफा हासिल हुआ है वो बेसिकली इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। सेकंड है कि एनी इनकम ड्राइव बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर। इसी तरह वो कह रहे हैं किसी ट्रेड, कोई प्रोफेशनल या कोई सिमिलर एसोसिएशन बॉडी है, उसने अपने मेंबर को कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की और उससे जो उन्हें इनकम हासिल हुई वो जो है वो कहलाती है आपकी बिजनेस इनकम। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन करने के बाद, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो एग्जाम्पल समझना आसान हो जाएगा। सो एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट income derived by a cooperative society including recreational club from the sale of the good immovable property or provision of service to its member is always being chargeable to tax under the provision of this ordinance। so basically वो कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें रिक्रिएशनल क्लब भी आ जाते हैं, मतलब जो वहाँ पर कोई आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही होती हैं, वो अपने मेंबर्स को जो है वो कोई सर्विसेज या कोई चीज़ें या कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आता है। वो इनकम जो है वो चार्जेबल होती है एज़ पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, वो भी टैक्सेबल होती है। सो इसकी अब एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जिस तरह के जिम खाना क्लब है, जैसे कि चनाब क्लब है और इसी तरह दूसरे कोई क्लब वगैरह होते हैं जिनकी लोग मेंबरशिप लेते हैं, वहाँ पर आपको क्या मिल रहा होता है, वहाँ पर आपको या तो फूड मिल रही होती है, क्योंकि आपके पास मेंबरशिप होती है तो आप जाकर जो है वो वहाँ पर कोई जिम यूज़ कर सकते हो, खाने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है और दूसरी फैसिलिटी क्योंकि आप जो है वो आप उसके मेंबर होते हो, उस क्लब के, उस सोसाइटी के, तो वो अपने मेंबर्स को जो है वो ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके या चीज़ें देकर जो कोई पैसा जनरेट कर रही है, तो वो इनकम भी बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आती है। सो आई होप एवरीबडी गॉट माई पॉइंट। नाउ कम टू द अदर अनदर क्लाउज।
अब हम लोग दूसरे क्लाउज़ की तरफ चलते हैं, तो वो कहता है कि एनी इनकम फ्रॉम द हायर लीज़ ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसकी कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस हो, जिसे आप टच कर सकते हो, और मूवेबल प्रॉपर्टी मनकूला जायदाद, इट्स मीन के जिसको मूव करवाया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस भी है, उसको लीज़ पे हायर करने मतलब रेंट पे दे के बेसिकली आपने कोई पैसे वगैरह जनरेट किए, इनकम आपको ड्राइव हुई, तो वो भी बिज़नेस इनकम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ़ में, जैसे कि ये इन ड्राइवर पे जो हैं गाड़ियाँ लोगों जो लोग ड्राइवर चला रहे हैं, तो उसमें बाज़ लोगों ने तो जिनकी गाड़ी होती है उन्होंने अपने आप को खुद ही रजिस्टर किया हुआ है और वो ड्राइवर भी खुद ही बने हुए हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं उन्होंने जस्ट गाड़ियाँ उनकी हैं, वो चला नहीं रहे। उन्होंने कंपनी के साथ अपनी गाड़ियाँ जो है वो रजिस्टर करवाई हुई हैं। अब उससे जो पैसा उन्हें मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है रेंट पे, उन्होंने अपना एसेट, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी कार दी हुई है, और उससे जो उनको इनकम जनरेट हो रही है, वो भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आपकी गाड़ी है और आपने ये इन ड्राइव के अंदर रजिस्टर करा दी। अब वहाँ पर कोई भी रैंडम ड्राइवर उसे चला रहा है, उससे जो भी कोई सवारियाँ लगती हैं, पिक होती हैं, उससे जो आपको रेंट आपने तो रेंट भी दी हुई है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउज़ डी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रीरिक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट derived by person in the course of by which of past present prospective business relationship। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर। यहाँ पर बेसिकली बताया है कि आपका बिजनेस से कोई पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की बेस पे आपको कोई फ़ायदा, कोई रिक्विजिट, बेसिकली कोई प्रिविलेज, कोई मुफादी है, कोई चीज़ आपको मिल गई। अब वो चीज़ बेसिकली जो बेनिफिट आपको मिली है, ये मैटर नहीं करता कि उसे पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। उस चीज़ की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, एफएमवी वैल्यू, वो फेयर मार्केट वैल्यू भी बेसिकली आपका बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन एग्जांपल को समझने से पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर उसके बाद आपके लिए एग्जांपल को समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज it is declared that the word benefit include any benefit derived by a way of waiver of the profit on debt or the debt itself under the State Bank of Pakistan Banking Policy Department Circular number 29 of 2002 or in any other scheme issued by the State Bank of Pakistan। सो कह रहे हैं इस क्लाउज के पर्पस के लिए जो वर्ड बेनिफिट है ना, उसमें वो बेनिफिट भी शामिल है जो कि आपको हासिल हो रहा है, कि आपका जो है वो डेप्ट के ऊपर जो आपसे सूद, प्रॉफिट, इंटरेस्ट लिया जाना था, या फिर आपका कोई वैसे आप पे कोई कर्ज़ है, अगर वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने इसके रेलेवेंट सर्कुलर नंबर के तहत या किसी दूसरी स्कीम के तहत माफ़ कर दे, वो आपका प्रॉफिट ऑन डेप्ट या डेप्ट, तो वो भी आपका बेनिफिट कहलाता है। सो दैट्स वाई अगर आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझो कि अगर आपने लोन लिया था अपने बिज़नेस के लिए, क्योंकि आपको जो है वो कैपिटल चाहिए थे, बट यू हैव नो इन्वेस्टमेंट, सो आपने बैंक से लोन ले लिया। अब आपको जो है कोई मशीनरी, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक टेक्सटाइल यूनिट है, उसे लेज़र वर्क के लिए या एम्बोस वर्क के लिए कोई मशीन चाहिए, या खड्डी के वर्क के लिए किसी तरह के भी ना उसे मशीनरी वगैरह चाहिए, बट दैट टेक्सटाइल यूनिट हैज़ नो इन्वेस्टमेंट, उसके पास नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने बैंक से जो है वो लोन ले लिया। अब वो लोन पे उसे जो है वो मार्कअप, ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोन लेते हो तो आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि अब आपने फ़ी महीना ना इतने पैसे देने हैं, प्लस उसके ऊपर ये मार्कअप, इंटरेस्ट वगैरह देना है। अब होता क्या है कि बैंक ने आपका लोन जो है वो माफ़ कर दिया। आपने 2024 के अंदर लिया था और बैंक ने जो है वो 2026 के अंदर माफ़ कर दिया। तो वो आपके बैंक की पास्ट रिलेशनशिप की बेस पे आपका ये लोन माफ़ हो गया। तो ये जो लोन माफ़ होना है, ये डेब्ट माफ़ होना, ये भी आपका बेनिफिट कहलाता है। और कितने का लोन लिया था हमने? 25 लाख का। तो 25 लाख का जो आपका लोन माफ़ हुआ है ना, वो भी आपका बिजनेस इनकम है। सो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउज ई, एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। इसी तरह कह रहे कोई मैनेजमेंट कंपनी जिसमें मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी भी आती है और उसने कोई मैनेजमेंट फ़ी हासिल की है, तो वो भी आ जाता है आपकी बिज़नेस इनकम में। अब मैनेजमेंट कंपनी से क्या मुराद है? मैनेजमेंट कंपनी से मुराद ये होता है कि जिस तरह के कुछ लोगों के, जिस तरह एक नॉर्मली इसको ना विल के कॉन्सेप्ट के साथ समझे कि जिस तरह एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर ने उसके जो लीगल एयर्स हैं उनके दरमियान जो है वो डिवाइड करवानी होती है कि फ़लाँ बंदा इतने का वारिस है।
तो इसी तरह अगर किसी बंदे की जो है वो कंपनीज़ की जो है वो जब वो लीक जिस तरह एक इंसान की यानी कि डेथ हो जाती है ना, एक नेचुरल पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो विल का उसने डॉक्यूमेंट छोड़ा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर ने एग्जीक्यूटर ने उन्हें बता देना होता है कि इतना फलां उसका लीगल एयर इतने का मालिक है, इतने एसेट का, और फलां इतने का है। इसी तरह जिस तरह एक नेचुरल पर्सन की डेथ के ऊपर विल की बेस पर ये सब कुछ डिसीजन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करवा रहा होता है, इसी तरह एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। इसी तरह जब एक आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ हुई, जैसे कि कंपनी उसकी होती है उसके लिए उसकी डेथ के लिए आप टर्म यूज़ करते हैं कानून में लिक्विडेशन, मतलब वो जो है वो लिक्विडेट हो गई है। अब वो ख़त्म हो गई, वाइंड अप हो गई ना, तो अब उसके लिए आई गेस वाइंड अप का वर्ड यूज़ होता है। जब वो आई थिंक सो लिक्विडेशन और वाइंड अप दोनों का वर्ड यूज़ होता है। तो जब वो लिक्विडेट हो गई या वाइंड अप हो गई, तो अब उसके बाद उसकी एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये जो एक मैनेजमेंट कंपनी है वो बीच में थर्ड पार्टी बनी, और उसने जितने लोगों के उसमें अब किस किस को क्या क्या मिलेगा उस कंपनी में से बेनिफिट में से, तो उसने ये काम करवाया। तो उसके लिए जो उसको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर एक ऐसा आर्बिट्रेटर उनके दरमियान फैसला करवा रहा था कि पार्टी के अंदर डिस्प्यूट ना बने, तो उसके लिए जो उसे पैसे जो उसको मिलेंगे ना, वो जो फीस है वो भी उसकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। सेम लाइक दैट, जिस तरह दो पार्टीज के दरमियान लीगल डिस्प्यूट होता है और आर्बिट्रेटर उसको सॉल्व करवाता है ना, तो उस आर्बिट्रेटर में फ्री में तो अपनी सर्विसेज नहीं देनी, क्योंकि नो पे नो गेन, कोई भी चीज़ जो है वो गिव एंड टेक का ज़माना है, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। तो इसी तरह जिस तरह उसको पैसे मिलते हैं, इसी तरह ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इसको भी सर्विसेज के बेस के ऊपर जो पैसे मिल रहे हैं वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस दो चीज़ों पर होता है, प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विस के ऊपर। अब ये यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सर्विसेज पे इसको जो पैसे मिलेंगे वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन के फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट इनकम सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर सेक्शंस 5A 5AA 677A शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। वो कह रहे हैं कि जो इनकम इन रेलेवेंट सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है ना, अब उस इनकम पर हम लोग इस सेक्शन 18 के तहत जो है वो अगेन टैक्स नहीं लगाएंगे। अगेन के डबल टैक्सेशन पे बाहर है, मतलब अगर किसी इनकम पर इन रेलेवेंट सेक्शन के तहत टैक्स लग चुका, आप दे चुके हो, तो अब दोबारा उसी नेचर की अगर आपने इनकम ड्राइव कर ली जो कि इन रेलेवेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस की गई है, लेकिन उन रेलेवेंट सेक्शन के तहत ही आप उस पर टैक्स दे चुके हो, तो अब सेक्शन 18 के तहत आप उस पर दोबारा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2, एनी प्रॉफिट एंड डेब्ट ड्राइव बाय पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज। अच्छा, इसमें ना बेसिकली या मैं पढ़ ही देती हूँ। एनी प्रॉफिट एंड डेब्ट ड्राइव बाय पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। इसमें बता रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को डेब्ट पे प्रॉफिट मतलब ये है कि आपने लोन दिया, उस पर जो आपको इंटरेस्ट हासिल हो रहा है किसी बंदे को, वो उसकी वो उसको इसलिए हासिल हो रहा है क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है, डेब्ट पे प्रॉफिट लेना। तो अब उस बंदे की जो इनकम इससे हासिल हो रही है ना, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल करेगी, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मिसाल के तौर पर जैसे बैंक जो है वो आपको जब लोन देता है, तो उसने लोन के ऊपर आपसे मार्कअप लेना होता है, तो वो बेसिकली आपको डेब्ट दे रहा है, और आपसे डेब्ट पे क्या ले रहा है, मार्कअप की सूरत में प्रॉफिट। तो उसका तो ये बिजनेस है ना। तो जब बैंक अगर डेब्ट पे प्रॉफिट ले रहा है तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी ये काम कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3, वेयर अ लेजर बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अ मुदारबा और लीजिंग कंपनी हैज़ लीज्ड आउट एनी एसेट वेदर ओन्ड बाय इट और नॉट। यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर लेसर जो मतलब कि एक तरह से कह लो लैंडलॉर्ड टाइप, मतलब जो बंदा कोई चीज़ अपनी लीज पर रेंट पर दे रहा है, वो जैसे कि अब वो लेसर शेड्यूल बैंक भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकता है, कोई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, मुदारबा भी हो सकती है, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। उन्होंने कोई एसेट लीज पे दे दिया, इट्स मीन उन्होंने रेंट पे दे दिया। अब जब उन्होंने वो एसेट रेंट पे दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके वो ओनर थे, वेदर ओन्ड बाय इट और नॉट, इट्स अ मटेरियल लाइन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एसेट उनका अपना भी था। अब ये क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि बाज़-औक़ात आपको पता होगा कि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमें ऐसे ही नहीं दे देता, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार नहीं होता कि जो आप पे ट्रस्ट करके आपको कुछ भी दे दे। वो कहता है कि मुझे कोई चीज़ मॉर्गेज पे रख कर दो, मुझे जो है वो कोई सिक्योरिटी दो, या तो बंदे की श्योरिटी ले लेता है या फिर जो है वो आपसे चीज़ें ले लेता है। सेम लाइक दैट, जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने बेल करवानी होती है तो उसमें आपसे मचल के नहीं लिए जाते, या आपसे शख्सी ज़मानत ले ली जाती है, माली ज़मानत ले ली जाती है। तो इसी तरह बैंक भी जब आपको लोन दे रहा होता है तो वो कहता है कि भाई आप हो सकता है मुझसे पैसे लेके अंडरग्राउंड हो जाएँ,
तो इसलिए मुझे पहले कोई सिक्योरिटी देकर दो। और वो जो आपसे वो सिक्योरिटी लेता है उसमें हो सकता है वो आपसे सोना ले ले, आपसे आपकी गाड़ी ले ले, आपका जो है वो मकान ले ले। ये जो आप ये बहुत सारी आप लोगों ने ड्रामास में भी देखी हुई चीज़ होगी कि लोगों ने कुछ लोन पे दे दिया और फिर उसके बाद वो दे नहीं सके, तो फिर बैंक ने उनका घर जो है वो ऑक्शन पे लगा दिया। तो वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है। तो वो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है। अब यहाँ पर लीज पे क्या चीज़ दिया जा सकता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं दी जा सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी दी जा सकती है। सो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि वो किसी ने गाड़ी दे के उस पे लोन लिया हुआ है। अब वही गाड़ी आगे लीज़ पर दे दी है इसने, बैंक ने किसी बंदे को। अब उस लीज़ पर जो उसने दी है उसको गाड़ी किसी बंदे को टू अनदर पर्सन, तो कोई एनी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द सेड पर्सन, इस लीज़ के कनेक्शन में उस बंदे ने कोई अमाउंट जो है वो पे की या अभी पेएबल इन फ्यूचर यानी पे करनी है। पेड से मुराद है पास्ट सेंटेंस, वो कर चुका, पेएबल मीन्स फ्यूचर सेंटेंस कि अभी उसने पे करनी है इस एसेट के बदले में। तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करती है, उस लेसर की इनकम। अब अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये बताई कि जब वो उसका अपना एसेट नहीं था और उसने लीज पर दिया और उसके बदले में जो उसे पैसे आए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आए। अब एक एग्जांपल ये भी है कि मेजॉरिटी टाइम हम लोग देखते हैं कि ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर आप ओरिजिनल लाइक अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह लेनी है और अभी इस टाइम फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर, हाई पर है मार्केट में, और आपने जो है वो जो है वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेनी है, तो आप बैंक से निकलवाते हो। जिस तरह आपने मेजॉरिटी सुना होगा कि बैंक से गाड़ी ली, वो बैंक से गाड़ी किस तरह लेते हैं हम लोग, वो बेसिकली हमारा इंस्टॉलमेंट पैकेज बन जाता है और आप लोग जो है वो अपनी फ़ी महीना जो है वो इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो, तो इस तरह आपकी कार बन जाती है। तो वो यहाँ पर भी यही है कि वो लीज़ पे वो आपको मिल रही है और वो जो लीज़ आप दे रहे हो ना, और उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद और मार्कअप साथ में आपको, क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट में चीज़ देते हैं ना तो ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि एक तो सिचुएशन ये है कि जब उसका अपना एसेट नहीं है, वो वाली सिचुएशन मैंने आपके साथ क्लियर कर ली। दूसरा ये है कि जब उसका अपना एसेट ही है, उसने आपको लीज़ पर दे दी है, कुछ टाइम के बाद वो आपका बन जाएगा, लेकिन वो जो पैसे आप देते जा रहे हो वो उस बंदे की बैंक की जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो आई होप ये सब सेक्शन 3 भी समझ आ गया होगा। ओके देन, सब सेक्शन 4 लास्ट सब सेक्शन है इस सेक्शन का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय बैंकिंग कंपनी और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वेयर सच अमाउंट रिप्रेजेंट बाय। अच्छा, इसमें ना मैं सिंपल बता देती हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर एक बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कोई अमाउंट हासिल कर रहे हैं, किस तरह, म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। अब इन तीनों चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो उनको कोई पैसे वगैरह मिल रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती। सो इसके साथ ही हमारा सेक्शन 80 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 के अंदर टर्म डिस्कस की गई है स्पेकुलेशन बिजनेस। सो इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं, इसके अंदर टोटल 2 सब सेक्शन हैं और इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, कौन सा बिजनेस जो है वो, एक तो ये सब्जेक्ट इसमें डिस्कस किया गया है कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। सेकंड, इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में कौन सी चीज़ स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आती, और फिर स्पेकुलेशन बिजनेस को एक नॉर्मल बिजनेस के साथ किस तरह आपने टैकल करना है, मतलब इसको डील करने का एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बिजनेस क्या क्राइटेरिया होगा, ये जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है। सो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। मैं एक आपके साथ एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी, फिर जो लॉ में इसको डिफाइन किया गया है वो डिस्कस करते हैं। तो लॉ में इसकी सबसेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई है, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने की, स्पेकुलेशन बिजनेस वो बिजनेस होता है जहाँ पर आपको रिस्क का चांसेस होते हैं या फिर रिस्क लेके आपको प्रॉफिट लेने की आपकी विलिंगनेस होती है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस और प्रॉफिट हो, उसे हम स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस से मुराद क्या है, इसके लिए आपको सब सेक्शन 2 पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अंडर दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स एनी बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी। यहाँ तक ही छोड़ दें क्योंकि आगे एक्सेप्शन है इसकी कि कौन सी चीज़ स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आती। सो स्पेकुलेशन बिजनेस में वो कह रहे हैं कि ऐसा बिजनेस जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है किसी कम्योडिटी मतलब किसी कोई चीज़, कोई गुड्स वगैरह जिसमें स्टॉक एंड शेयर शामिल हैं, उनकी सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मतलब किसी चीज़ की जिसमें शेयर और स्टॉक एंड शेयर शामिल हैं, उसकी सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन इवन दो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन उस चीज़ की, उस कम्योडिटी की जो है वो पोजेशन जो है वो डिलीवर नहीं हुई, वो ट्रांसफ़र नहीं हुई।
वो एक्चुअल ओनर के पास ही है, तो मत प्रीवियस ओनर के पास है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान, in respect of the sale and purchase of any commodity that including a stock and share, but there is no transfer and delivery of that commodity. ये सेटल नहीं हुआ उनके दरमियान, वो नहीं हुई अभी, वो प्रीवियस ओनर की पोजेशन में ही है वो चीज़ें। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक ना कंपनी के शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा लो जा रहे हैं, और किसी पर्सन को ये होता है कि अब ये शेयर जो है वो लो जा रहे हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर जो है वो बढ़ जाए, तो वो ये शेयर ख़रीद लेता है शेयर होल्डर से। जो ब्रोकर होता है ना, जो ये काम कर रहा है शेयर बेचने का, उसने उससे ख़रीद लिए। जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि नेस्ले के शेयर हैं वो डाउन जा रहे हैं। अव्वल तो नेस्ले के शेयर डाउन नहीं जाने वाले, लेकिन क्योंकि हाई-फाई कंपनी है वो, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि उसके शेयर जो हैं लो जा रहे हैं। वैसे कौन सी कंपनी है जिसके शेयर गिर सकते हैं? हाँ, वारिद इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि वो नेटवर्क इतना ख़ास नहीं रहा और तभी फिर जो है वो सेल आउट भी हो गया है, जैज़ के साथ मर्ज हो गया है वो। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि लेट्स सपोज़ एक वारिद कंपनी है, या उसकी जो है वो, या नया टेल जो ये नेट आया है, नहीं वो तो अच्छा ही जा, वारिद की कंपनी लेते हैं। जो वारिद की कंपनी है उसके जो है ना शेयर, उनकी ना प्राइस कम हो गई। अब किसी पर्सन को ये लगता है कि ये जो है वो शेयर मैं ख़रीद लेता हूँ, और पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ये इंक्रीज़ हो जाए। तो अब इस बंदे को यहाँ पर उसने शेयर खरीद लिए हैं ब्रोकर से, बेशक उसको शेयर एक्चुअली तौर पर डिलीवर नहीं हुए, लेकिन उसको ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ पर उसको फ़ायदा हो सकता है, या फिर उसका नुकसान हो सकता है। मतलब एलिमेंट ऑफ रिस्क शामिल है। स्पेकुलेशन बिजनेस में 2 एलिमेंट होना ज़रूरी है, कि एक तो रिस्क का एलिमेंट शामिल हो, और दूसरा जो चीज़ आपने खरीदी है उसकी डिलीवरी ना आप तक हुई हो, यानी पोजेशन डिलीवर ना हुई हो। तो ऐसे बिज़नेस को हम स्पेकुलेशन बिज़नेस कहते हैं। सो आई होप ये सबको समझ आ गया कि स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या है, विद एग्जांपल समझ। अब आ जाते हैं कि कौन-सी चीज़ें स्पेकुलेशन बिज़नेस के अंदर नहीं आती। अब ये क्यों नहीं आती, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन-सी चीज़ें नहीं आती, फिर क्यों नहीं आती, उसके लॉजिक के साथ विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो पहला तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल मर्चेंटाइज इज़ एंटर इनटू बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द पर्सन अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर मर्चेंटाइज टू बी सोल्ड। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक मर्केंटाइल बिजनेस ओनर है, उसने जो है वो रॉ मटेरियल ऑलरेडी तौर पर ख़रीद लिया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसने। क्यों उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पहले से रॉ मटेरियल क्यों ख़रीद लिया है? 2 पर्पस के लिए। पहला पर्पस तो ये कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो पूरे करके उस मटेरियल से अपना माल बना के, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बना के सोल्ड आउट कर सके, और इन फ्यूचर जब प्राइस बढ़े चीज़ों की तो मुझे ज़्यादा पे ना करना पड़े। इस पर्पस के लिए उसने ऑलरेडी तौर पर ही सामान खरीद लिया है। जैसे आप कहते हैं कि मैंने एडवांस बुकिंग कर ली, उसने एडवांस बुकिंग कर ली है, सामान उसको डिलीवर नहीं हुआ अभी, लेकिन उसने इसलिए ऐसा किया है ताकि मैं जब रेलेवेंट डेट पे मेरे पास माल हो, मैं उससे अपना प्रोडक्ट बना के अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल कर सकूं, और फ्यूचर में अगर ये प्राइस बढ़ जाए तो मुझे ज़्यादा पे ना करना पड़े। ठीक है? तो ये जो अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इवन दो यहाँ पर पोसेशन डिलीवर नहीं हुई, ये जो है वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हालांकि इधर भी तो डिलीवरी ऑफ जो है वो गुड्स नहीं हुई, तो होना तो इसे भी स्पेकुलेशन बिजनेस चाहिए था। अब ये स्पेकुलेशन बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है वो एलिमेंट ऑफ रिस्क था। यहाँ पर जो है आपका मतलब वहाँ पर जो है वो उस रिस्क को खेल के पैसा कमाने की इंटेंशन थी आपकी स्पेकुलेशन बिजनेस में। यहाँ पर इंटेंशन अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए है, वो अपने आप को बचा रहा है कि मेरे ऊपर जो है वो बाद में जो है वो प्राइस मुझे ज़्यादा ना पे करनी पड़ जाए। एक तो इस वजह से स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर कभी भी उसे पोजेशन नहीं डिलीवर होनी थी। मसलन उसके हाथ में नहीं आने थे, बेशक उसके नाम पे आ जाने थे, पर उसको उसके हाथ में नहीं आए थे। यहाँ पर ये चीज़ें उसको एक्चुअली तौर पर डिलीवर होंगी।
दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टॉक एंड शेयर इज इंटर इनटू बाय अ डीलर इन्वेस्टर देयर इनटू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन द पर्सन होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, डीलर है, और उससे आपने शेयर खरीद लिए हैं, उस बंदे ने अपने शेयर स्टॉक जो है वो बेच दिए, क्यों? ताकि फ्यूचर में अगर इनकी प्राइस कम हो तो मुझे नुकसान ना हो। उसने अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया है। तो ये भी जो है स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आता। अब ये क्यों नहीं स्पेकुलेशन बिजनेस में आ रहा? क्योंकि यहाँ पर भी बेसिकली पोजेशन तो डिलीवर नहीं होनी। ये क्यों नहीं आ रहा? इसमें भी यही है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में जो बंदे ने शेयर खरीदे थे, उस बंदे ने अपने रिस्क लिया था कि हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, मुझे फ़ायदा हो। और यहाँ पर उस बंदे ने शेयर पर सेल आउट किए इसलिए कि हो सकता है प्राइस बाद में घट जाए इन शेयर्स की और मुझे नुकसान ना हो। तो इनको एक एग्जांपल समझते हो कि क्लाउस बी जो है टेक्निकल है। इसमें वही है कि अगर किसी वारिद के शेयर जो है वो डाउन जा रहे हैं, या आप ये ले लो कि जो है वो किसान ऑयल कंपनी है, उसके शेयर जो है वो, वैसे तो ये भी वो भी अच्छा कुकिंग ऑयल है, या सूफ़ी के कर लेते हैं, सूफ़ी कुकिंग ऑयल है, उसके शेयर जो है ना डाउन पे जा रहे हैं। तो अब होता क्या है कि किसी पर्सन ने उस कंपनी के शेयर जो है वो ख़रीद लिए, और उसको ये है कि हो सकता है कि ये प्राइस बढ़ जाए तो मुझे फ़ायदा हो जाए। अब यहाँ पर उसने रिस्क लिया, डिलीवरी उसको भी नहीं हो रही, पर उसने रिस्क लिया है कि हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए। बिलफर्ज़ अब उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इससे नुकसान भी हो सकता है, इससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो उसने सट्टा खेला, रिस्क लिया, ये स्पेकुलेशन बिज़नेस है। लेकिन अगर एक पर्सन के पास जो है वो किसान ऑयल कंपनी के शेयर हैं, और उसको ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू कम ना हो जाए, तो इसलिए उसने उसके शेयर जो है वो आगे फर्दर किसी को सेल आउट कर दिए। तो यहाँ पर उसने अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया। यहाँ पर उसकी इंटेंशन फ़ायदा कमाने की नहीं है, अपने आप को नुकसान से बचाने की है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो, ये हेजिंग जो है वो स्पेकुलेशन में नहीं आती। ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। अब यहाँ पर आप फ़र्क देख सकते हैं कि जस्ट ऑन द बेस ऑफ द इंटेंशन, जैसे कि इस्लाम में भी है कि माल का दारोमदार नीयतों पर है, तो यहाँ पर जो है वो उसकी नीयत की वजह से, कि उसकी इंटेंशन अपने आप को नुकसान से बचाने की है। जब उसकी इंटेंशन अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, तो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। लेकिन जब आपकी इंटेंशन सट्टा खेल के पैसा कमाने की है, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस है। डिलीवरी दोनों में नहीं हो रही। नेक्स्ट क्लाउज सी है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर इनटू बाय अ मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट or stock exchange in the course of any transaction in the nature of the jobbing arbitrage to guard against any loss which may arise in the ordinary course of the business as such। अब यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि अगर तो कोई बंदा आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रेज करके जो है वो पैसे कमा रहा है, आर्बिट्रेज कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि ताकि वो अपने आप को फ्यूचर के लॉस से बचा सके, तो ये चीज़ भी जो है वो स्पेकुलेशन बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आती। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? इसमें ये होता है कि सेम नेचर का प्रोडक्ट आप ख़रीद लेते हो ताकि आप अपने आप को नुकसान से बचा लो। जैसे कि आप टेक्सटाइल आपकी यूनिट है और आपको धागा चाहिए। अब एक जगह से वो मिल रहा है 1000 का एक रील, और एक जगह से मिल रही है 800 की। तो जहाँ से 800 की मिल रही है, आपने पहले से ही वहाँ से लेकर रख लिया ताकि आपको जो है वो नुकसान ना हो, कि फ्यूचर में हो सकता है वो 800 वाले 1600 का कर ले। तो इसलिए आपने कहा कि मैं अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए ना, उसने पहले से ही ये काम करके रख लिया है। तो अब अपने आप को नुकसान से बचाना उसकी इंटेंशन है, बेशक वो सामान से अभी डिलीवर नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी जो है स्पेकुलेशन बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आती। सो आई होप ये पॉइंट भी सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसको आपने नॉर्मल बिजनेस के हवाले से किस तरह टैकल करना है, किस तरह डील करना है। सो वो कह रहे हैं कि वेर अ पर्सन, अगर एक पर्सन कोई स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा है, सबको स्पेकुलेशन बिजनेस की समझ आ गई स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। तो कह रहे जब अगर बिजनेस जो है ना उसका स्पेकुलेशन बिजनेस है किसी पर्सन का, तो अब क्लाउज ये कहता है कि ये बिजनेस जो है वो सेपरेट और डिफरेंट बिजनेस कंसीडर किया जाएगा उस पर्सन के किसी दूसरे बिजनेस से, कि बिलफर्ज अगर वो कोई दूसरा कारोबार भी कर रहा है, तो वो दूसरा कारोबार प्लस स्पेकुलेशन बिजनेस, दोनों बिजनेस आपस में डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। सेकंड पार्ट कहता है कि इस पार्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो उसके जो दूसरे बिजनेस पे हैं वो अलग से अप्लाई होंगे और स्पेकुलेशन बिजनेस पर अलग से अप्लाई होंगे। थर्ड पार्ट ये कहता है कि अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में उसे किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, तो उसे सेक्शन 58 के मुताबिक डील किया जाएगा। और सेक्शन 58 ये कहता है कि उस स्पेकुलेशन बिजनेस के नुकसान को
सेट ऑफ किया जा सकता है सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से, दूसरे किसी बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में 50,000 का नुकसान हो गया और उस साल आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो लॉस आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर दोगे कि अगले साल जो आपको प्रॉफिट होगा मैं उसमें उसको सेट ऑफ करवा लूँगा। और अगर उसके साथ आप कोई दूसरा मुनाफा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मुनाफा हो गया, लेकिन आप चाह के भी उस स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को अपने उस बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करके, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि आप पर बार है। सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्शन 20 पे, जो कि हमारा आज का वीडियो लेक्चर का लास्ट सेक्शन है। ओके देन, सेक्शन 20 टाइटल रिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब वो इनकम जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल करती है, उस इनकम को कैलकुलेट करते हुए आपको कौन से ऐसा टैक्स पेयर डिडक्शन अलाउ है। मतलब उस इनकम को कैलकुलेट करते हुए जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल है, टैक्सेबल है, उस इनकम को कैलकुलेट करते हुए आपको ऐसा टैक्स पेयर कौन से डिडक्शन अलाउ है, आप कौन से डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो अपनी इस बिजनेस इनकम को रिड्यूस करने के लिए। सो सबसे पहला तो ये है, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो खर्चा आपका प्रॉपरली तौर पर बिजनेस इनकम को ही जनरेट करने के लिए हुआ है ना, उस खर्चे को आप माइनस कर सकते हो अपनी इस बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए। मिसाल के तौर पर आपका जो है वो बिज़नेस है, उससे आपको भी 25 लाख का जो है वो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट को जनरेट किया आपने किस तरह कि आपकी दुकान पे इंटरनेट भी लगा हुआ था, आपकी शॉप के ऊपर मुलाजम भी रखे हुए थे आपने, आपकी दुकान भी रेंट की थी, आप किराया भी देते थे, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। तो सिर्फ मुनाफा मुनाफा तो नहीं ना देखना, खर्चा भी तो हुआ है इस इनकम को जनरेट करने के लिए। तो जो खर्चा बिजनेस की इनकम को जनरेट करने के लिए प्रॉपरली वो खर्चा, इसी तरह आपने कोई गाड़ी वगैरह भी रखी हुई थी ताकि आप लोडर वगैरह जैसे आपका सामान वगैरह भी आ जा सके, या आप डिलीवरी भी करते थे लोगों के घरों में जाकर जो है, क्योंकि आजकल तो ये ऑनलाइन डिलीवरी का रिवाज है बहुत ज़्यादा, इसके बगैर तो किसी का कारोबार चल ही नहीं रहा। तो वो जो है, और इसी तरह आपने जो है वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवाई हुई थी, क्योंकि बगैर ऐड के भी कारोबार नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें जो कि खर्चे आपके हुए, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, फिर उसके अलावा प्रिंट मीडिया में आपने मीडिया पे भी इश्तिहार चलवाया था आपने, यानी एडवर्टाइजमेंट में भी अच्छा खासा पैसा लगाया अपना कारोबार करने के लिए। तो वो खर्चा, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि वो खर्चा जो कि आपका बिजनेस इनकम को हासिल करने के लिए लगा, वो खर्चा जो है वो बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए आप रिड्यूस कर सकते हो। लेट्स सपोज 35 लाख रुपए का बिजनेस प्रॉफिट है और 10 लाख रुपए का ये जो सारे मैंने खर्चे आपको बताए इसमें चले गए। अव्वल तो ज़्यादा ही जाने हैं, 15 चले गए, वैसे तो 15 से भी ज़्यादा ही जाने हैं क्योंकि ये महंगाई का टाइम पीरियड, लेकिन फ़र्क कर लो कि 15 चले गए, तो 20 लाख उसका प्रॉफिट आया है, आपने ये 20 लाख जो है वो उसकी बिजनेस इनकम होगी। अब नेक्स्ट सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर आपका कोई बिजनेस पर्पस के लिए कोई एनिमल वगैरह आप यूज़ कर रहे हो और वो एनिमल जो है या तो यूज़लेस हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, तो अब इस सिचुएशन में आप उस एनिमल का भी जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, और वो फ़ॉर्मूला क्या है, वेट अ मिनट, वो फ़ॉर्मूला है ये जो मैंने आपके साथ हाईलाइट किया कि उस फ़ॉर्मूले किस तरह आप उसने उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है उस एनिमल की, वो और इस तरह आपने क्लेम करनी है, डिडक्शन शेल बी अलाउड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट टू द टैक्स पेयर ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट ऑफ एनी लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार्कसेस और एनिमल। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसमें आपने डिडक्शन इस तरह क्लेम करनी है कि जो उस एनिमल की एक्चुअल कॉस्ट थी, मतलब जितने में आपने उसे ख़रीदा था, उस प्राइस में से, यानी परचेज में से आपने माइनस करना है कि अब जब आपने उसको यूज़लेस को या उसकी डेड बॉडी को, कार्सेस का मतलब उसकी डेड बॉडी, आपने उसको बेचा ना, अब बेच के जो आपको हासिल हुआ, मतलब परचेज माइनस सेल करके जो आपको नेट अमाउंट आएगी, वो नेट अमाउंट आपने अपनी बिजनेस प्रॉफिट में से माइनस करनी है, उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ऑलपर्स मिल्क है और नेस्ले मिल्क पैक है, इसी तरह किसी का जो है वो पैक्ड मिल्क की फैक्ट्री है, या पैक्ड जूस तो नहीं निकलता एनिमल में से, तो पैक्ड मिल्क की फैक्ट्री है, आप यही फ़र्ज़ करें कि उसकी ना पैक्ड मिल्क की फैक्ट्री है, और उसके लिए उस बंदे के पास जो हैं तकरीबन 50 बुफेलोज़ हैं और 50 काउज़ हैं। बुफेलोज़ में से कहाँ, सॉरी आई एम आउट ऑफ माई माइंड, आप फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास ना 50 काउज़ हैं
ठीक है, 50 गाय हैं उसके पास। अब होता क्या है कि उसमें से हर एक गाय जो है वो 10 लाख की है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या फ़ेयर मार्केट वैल्यू है, अंदाज़ा लगा लिए। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि 5 जो हैं वो यूज़लेस हो गई हैं, मतलब वो उनकी एज हो गई है, अब वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब उसे उसका क्या फ़ायदा? वो इसे जो है वो बुच्चर शॉप पर बेच देगा। अब बुच्चर उसे कहता है कि मैं तो आपकी फ़ी गाय जो है ना, फ़ी काऊ आपकी मैं 2 लाख की लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 10 लाख की खरीदी। तो अब देखा जाए तो उसकी 5 लाख की 5 गायें जो हैं वो यूज़लेस हो चुकी हैं, अब वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फ़ी गाय जो है वो 10 लाख की थी, तो 50 लाख की उसकी खरीद थी। 2 लाख पे वो जा रही हैं, तो 5 बेची हैं उसने, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 लाख, 50 में से 10 लाख आप माइनस करोगे 40 लाख, तो 40 लाख की, और अब आप फ़र्ज़ कर लो कि उससे फ़ायदा हो रहा है करोड़ का। तो उस करोड़ में से 40 लाख वो निकाल देगा, तो अब वो 60 लाख का जो है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस होगी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा पॉइंट। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि कब आप इस एनिमल को डिडक्शन के तौर पर नहीं ले सकते। वो ये है कि अदरवाइज़ देन एज़ इन स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब अगर आपका काम ही इस नेचर का था कि आप जानवर ही सेल और परचेज़ कर रहे थे, जैसे कि मवेशी मंडी वालों का काम होता है, अब वहाँ पर कोई जानवर मर गया है, यूज़लेस हो गया है, तो अब उसकी वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ओके देन, सबसेक्शन 2, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज़ कर लिया है जिसकी जो लाइफ़ है, यूज़फुल लाइफ़ है, वो 1 साल से ज़्यादा है, या आपने बिज़नेस से पहले ही कोई खर्चा वग़ैरह कर दिया है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, तो अब उसको डिडक्शन उसकी उन कैपिटल एसेट की जिसकी यूज़फुल लाइफ़ 1 साल से ज़्यादा है ना, तो उसके ऊपर जो खर्चा आया है, उसकी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया इस तरह है कि जो सेक्शन 22, 23, 24, 25 के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए ना, उस हिसाब से आपने उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है। और उसमें ये बताया गया है कि इस तरह के एसेट की आपने जो है वो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन की बेस पर डिडक्शन क्लेम करनी होती है। डेप्रिसिएशन में ये होता है कि जब किसी एसेट की जो टेंजिबल एसेट है, उसकी जो वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू वक़्त के साथ घटती जाती है, तो आप उस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम करते हो। अमोर्टाइज़ेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ऐसा एसेट जिसको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, उनकी भी कुछ टाइम के बाद वैल्यू घटती रहती है। तो जब उनकी वैल्यू जिनको जो घट रही होती है ना, कुछ टाइम में, उसको कानूनी ज़ुबान में अमोर्टाइज़ेशन कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि साल के तौर पर एक टेक्सटाइल यूनिट है एक पर्सन का, और उसके लिए उसने उसके लिए मशीनरी वगैरह ले ली, जैसे कि लेज़र कटिंग की ले ली, एम्बॉस की ले ली, खड्डी की मशीन ले ली, या स्टिचिंग मशीन ले ली, उसने जो है वो ये सारी, या डाई एंड डाई की उसने कोई मशीन ले ली। अब वो जो मशीनें उसने ली हैं, उस पर टोटल उसका करोड़ रुपए का खर्चा आ गया है। या आप फ़र्ज़ कर लो कि उसने डिजिटल मार्केटिंग की एक ही मशीन ली, जिस पर उसका 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया। डिजिटल प्रिंटिंग की, सॉरी, एक मशीन ले ली, उस पर उसका 10 लाख का खर्चा आ गया। अब उसकी मशीन की जो यूज़फुल लाइफ़ है ना, वो 5 साल है। तो वो पहले ही साल में जिसमें उसने खरीदी है, मतलब उसने 2026 के अंदर अगर खरीदी है, तो वो उसको पहले ही साल के अंदर ही 10 लाख अपनी बिज़नेस इनकम को डिक्लेयर करके उसमें से वो माइनस नहीं कर सकता। अब उसकी यूज़फुल लाइफ़ जो है 5 साल है, तो फ़ी और 10 लाख इसकी वैल्यू है। तो हर साल के अंदर इसका बन रहा है कि 2-2 लाख रुपया जो है वो क्लेम करेगा, मतलब उसकी हर साल के लिहाज से वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी वैल्यू उस मशीन की उसने पुराने नहीं होना, तो उसको वो 2-2 साल करके वो उसको ना वो उसको हर साल वो 2-2 लाख का जो है ना डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम करी जाएगा। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल यही है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन की जो है वो व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जैसे कि ये हम लोग देखते हैं, ये बसेस वगैरह चल रही होती हैं लोगों की, और नाइट को वगैरह ये लोगों को लेकर जा रही होती है पैसेंजर्स को, तो क्या गाड़ी जो है वो तो आउटडेटेड होती रहती है, उसकी तो मार्केट वैल्यू कम होती रहती है, अभी वो मॉडल नया है, कुछ टाइम बाद के बाद पुराना हो जाएगा, तो उसमें भी यही होता है कि वो भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन ही आप क्लेम करते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सब्जेक्ट बिलफ़र्ज़ ये है कि वो गाड़ी जिसकी आप डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, उस पे आप बिज़नेस ही कर रहे हो। ये नहीं हो कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली हुई हो। पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसेट है,
तो उसकी डेप्रिसिएशन डिडक्शन आप बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए नहीं क्लेम कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड बाय। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो अमलगेटेड कंपनी को एमलगेशन सर्विसेज दे रही है, अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड बाय एमलगेटेड और लीगल, अच्छा, कोई एमलगेटेड कंपनी है, उसका कोई खर्चा वगैरह हो गया है लीगल फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज पे, और कोई दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की है उसने एमलगेशन से रिलेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेशन के हवाले से, तो अब उस पर जो खर्चा आया है ना उसका, वो भी वो डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। मिसाल के तौर पर 2 कंपनियां मर्ज हुई, और अब मर्ज होने से पहले उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस बंदे के क्या क्या इसके ड्यू हैं कंपनी पे, उन्होंने किसी लॉयर को हायर किया, किसी अकाउंटेंट को हायर किया, किसी फाइनेंसर को हायर किया कि ये हमें बैंक स्टेटमेंट देखकर बताए कि हम पे क्या लायबिलिटी है और हम पर क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वो जो पैसे उनका खर्चा वगैरह लगा है, तो अमलगमेशन के प्रोसेस के दौरान अमलगमेशन कंपनी का, तो वो खर्चा भी वो अपनी बिजनेस इनकम में से डिडक्ट कर सकती हैं। सो आई होप ये सेक्शन 20 भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।